एवरीवन, कैसे हो आप सभी? हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? तो देखो, बहुत ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है कि स्कैरिफिकेशन क्या होता है, स्कैरिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। मतलब इन दोनों में तो कन्फ्यूज़न होती है और बहुत ज़्यादा बच्चों ने ABA एसिड भी टिक किया है, एब्सिसिक एसिड। जो क्वेश्चन मैंने इस तरीके से डाला था कि सीड डॉर्मेंसी ब्रेक किस सीड डॉर्मेंसी का वो कौन सा मेथड होता है जब हमारी जो सीड कोट होती है वो इम्परमिएबल हो जाती है वाटर एंड गैसेस के लिए। तो एक लड़के का ये भी कमेंट आ रहा है कि मैम स्कैरिफिकेशन नहीं स्ट्रैटिफिकेशन होगा। तो आज हम इन टर्म्स को क्लियर करेंगे और साथ में एक छोटा टॉपिक और बताऊंगी जिससे मतलब एक बार क्वेश्चन आया था बट वो मैंने इंपॉर्टेंट वाली जब क्लासेस कराई थी रिवीजन वाली तब वो नहीं करा पाई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये स्मॉल स्मॉल टर्म्स को समझेंगे। तो देखो, पहला हमारी जो टर्म होती है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सबको पता होगा। क्वेश्चन क्या था कि सीड डॉर्मेंसी जो होती है, सीड डॉर्मेंसी में क्या होता है, जो सीड होता है ये डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। ये डॉर्मेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं दैट आर नॉट फेवरेबल। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशंस होती हैं सीड जर्मिनेट कर जाता है। अब यहाँ पे इस सीड डॉर्मेंसी में ये जो सीड कॉट है, ठीक है, जो लेयर्स होती हैं सीड की टेस्टाटेगमेन, ये क्या हो जाती हैं, इम्परमिएबल हो जाती हैं, इम्परमिएबल हो जाती हैं टुवर्ड्स द वाटर एंड गैसेस। ये इनके लिए इम्परमिएबल हैं वाटर एंड गैसेस के लिए। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। ठीक है, अब जो ये स्कैरिफिकेशन होता है दिस इज़ एन, ये एक तरीके से, क्योंकि ये वाटर और गैसेस के लिए इम्परमिएबल हुई तो ये एक तरीके से हमारी फिजिकल डॉर्मेंसी होती है। ठीक है, फिजिकल डॉर्मेंसी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे अगर इसकी मतलब स्पेसिफिक अगर स्कैरिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या हुआ, जो ये सीड कोट हुआ ना, इसकी लेयर इस तरीके से थिक हो जाती है कि यहाँ पे हमारे क्या होता है, वाटर और गैसेस एंटर नहीं कर पाते, और वाटर और गैसेस एंटर नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से सीड डॉर्मेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी स्कैरिफिकेशन। और अगर हम स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं, और अगर हम स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें, स्ट्रैटिफिकेशन, तो स्ट्रैटिफिकेशन एक तरीके से हमारी फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी होती है, फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी? इसके अंदर हमारी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है डॉर्मेंसी, या तो कोल्ड टेम्परेचर की वजह से या वार्म टेम्परेचर मतलब हीट की वजह से। इनकी वजह से जब सीड डॉर्मेंट होता है ना, या तो फिर उसके लिए मतलब टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाता है या टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है। अब यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबल क्या हुआ, टेम्परेचर। ठीक है, अब कई इसको वर्नलाइजेशन से भी मतलब वो कर जाते हैं कन्फ्यूज़न। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, ये टेम्परेचर की वजह से सीड डॉर्मेंट हो रहा है। और वर्नलाइजेशन में क्या होता है हमारा, वर्नलाइजेशन में क्या होता है हमारा, जब हम उसको कोल्ड टेम्परेचर देते हैं ना, कोल्ड टेम्परेचर, तो उसकी वजह से फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग, फ्लावर्स पैदा होते हैं। यहाँ पे सीड डॉर्मेंट हो रहा है। तो मैंने एक बार पहले क्वेश्चन कराया था अचीवर्स एकेडमी वाली यूट्यूब चैनल पे, तब एक लड़की ने ये भी कमेंट किया था कि मैम स्ट्रैटिफिकेशन नहीं वर्नलाइजेशन होगा। तो वर्नलाइजेशन में तो फ्लावरिंग हो रही है और स्ट्रैटिफिकेशन में डॉर्मेंट हो रही है, और किसकी वजह से, टेम्परेचर। और स्कैरिफिकेशन में हमारी क्या हो रही है, इम्परमिएबल वाटर एंड गैसेस की तरफ हो रही है। ये वाटर एंड गैसेस की तरफ इम्परमिएबल हुई है, इसलिए डॉर्मेंट है। तो ये तो हमारी फिजिकल डॉर्मेंसी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट था हमारा एब्सिसिक एसिड। फिर अब है हमारा ABA यानी एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड मतलब मेरे को हैरानी हुई कि एब्सिसिक, जैसे मैंने क्वेश्चन डाला था कम्युनिटी में तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने एब्सिसिक एसिड भी टिक कर रखा है। तो एब्सिसिक एसिड तो क्या करता है, ये तो डॉर्मेंसी को रेगुलेट करता है। ये तो NCERT में रिटर्न भी है, ये तो डॉर्मेंसी को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब है अगर किसी चीज़ को हम रेगुलेट करते हैं, जैसे फ़ैन है, उसका जो रेगुलेटर होता है उससे हम फ़ैन को रेगुलेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, जब इस हार्मोन का इफ़ेक्ट होता है ना तो सीड डॉर्मेंट कंडीशन में है, और जैसे ही इसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा सीड जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये डॉर्मेंसी को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी
3 टर्म्स हो गई कि इम्परमिएबल वाटर एंड गैसेस के लिए जो इम्परमिएबल है तो वहाँ पे तो हमारा हो जाएगा स्कैरिफिकेशन, और जब हमारा क्या होगा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रैटिफिकेशन। तो देखो यहाँ पे टी आ गया तो टेम्परेचर से रिलेटेड, और स्कैरिफिकेशन में क्या है हमारा इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस। और अगर हम यूँ देखें कि इसको हमारा मतलब ब्रेक डाउन कैसे करें, अगर अब ये सीड है, ठीक है, ये वाला सीड मेरा डोरमेंट है, ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूँ, कोई मैकेनिकल वे है, मतलब मैकेनिकल लाइक इसको मैं तोड़ रही हूँ, मतलब इस तरीके से ये सीड है, इसके ऊपर मैं कुछ अप्लाई कर रही हूँ, नाइफ अप्लाई किया, कोई ब्लेड अप्लाई की और इसके ऊपर मैकेनिकल एब्रेशन लगा रही हूँ। क्यों? बिकॉज इसकी ये लेयर्स थिक हैं। अब ये लेयर थिक है तो इसके अंदर ना मेरा वाटर जा रहा है और ना वाटर गया ना मेरी गैस जा रही। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये मैकेनिज्म हम किस में लगा रहे हैं, स्कैरिफिकेशन में, क्योंकि स्कैरिफिकेशन में इम्परमिएबल हो गया वाटर एंड गैसेस के लिए। और अगर यही मेरा स्ट्रैटिफिकेशन होता, अगर यही मेरा सीड स्ट्रैटिफिकेशन में होता और फिर ये वाला सीड मेरा डोरमेंट है, तो इसको मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे मुझे इसको मतलब कोल्ड स्टोरेज देनी पड़ती है, ये टेम्परेचर की वजह से था, ठीक है, तो इसको मैं कोल्ड स्टोरेज देती हूँ। तो इस तरीके से हमारी स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन और वर्नलाइजेशन में भी आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। यहाँ तो स्ट्रैटिफिकेशन ये डोरमेंट्स में है और इसमें हमारी कोल्ड टेम्परेचर से फ्लावरिंग हो रही है, यहाँ हम उसकी कोल्ड स्टोरेज से उसकी डोरमेंसी को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। इसको जब हमारा सीड डोरमेंट कंडीशन में होता है ना, तो इसको या तो हम मतलब कोल्ड स्टोरेज दे देंगे या फिर उसको हम मतलब कोल्ड स्टोरेज दे देते हैं अराउंड 2 से 4, 6 भी लिख देते हैं कहीं पे, मतलब इसके अराउंड कुछ कोल्ड स्टोरेज, और कई बार उसको मतलब हीट स्टोरेज भी दे देते हैं अराउंड, ठीक है, 20 सेंटीग्रेड लगा लो इसके अराउंड उसको, मतलब तो टेम्परेचर से रिलेटेड हो रही है तो हमारी स्ट्रैटिफिकेशन है, और उसके अकॉर्डिंग हो रही है हमारी वाटर एंड गैसेस के अकॉर्डिंग, तो दैट इज़ स्कैरिफिकेशन। और एब्सिसिक एसिड हमारा रेगुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे होप आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न डाउट मतलब जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। ज्योति आपको भी अगर आपका क्लियर हो गया ना, जिसको ये कन्फ्यूज़न था और डाउट क्लियर हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताओगे, और फिर भी रह जाता है तो बताना। फिर एक और टॉपिक मेरे को यहाँ पे देखना था, कहाँ गया, देखो एक और टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे जिसको यहाँ पे, तो वो क्या करना था, वो मैंने ना वहाँ पे प्लांट फिजियो तो करा दी, बट वहाँ पे मैं एक चीज़ कराना भूल गई, इनहिबिटर्स ऑफ ईटीसी। ईटीसी हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इससे एक बार 2017 में क्वेश्चन आया था, तो मुझे लगा कि मे बी दोबारा ना आ जाए, इसलिए हमें ये वाली चीज़ दोबारा करनी चाहिए। तो देखो ईटीसी में क्या होता है, हमारी जो एटीपीज, हमारे जो एनएडीपीएच और हमारे फैड ये एफएडीएच जो हमारे बने थे क्रेब साइकिल और हमारे ग्लाइकोलिसिस में, इनसे हम एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं, किसमें, ईटीसी में। तो अब ईटीसी के अंदर मैंने बोला था जो इनके कॉम्प्लेक्स के नाम है ना वो भी आपको याद करने हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो पहला कॉम्प्लेक्स था दैट वाज NADH डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। दूसरा जो हमारा कॉम्प्लेक्स था जिसको हमने बोला था साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। एक हमारा सक्सीनेट फ्यूमरेट था और फिर हमारा था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। लेकिन इसमें ये कॉम्प्लेक्स के नाम मैं अभी याद नहीं करा रही, इसमें याद हमें क्या करने हैं, इनहिबिटर्स याद करने हैं, ठीक है। तो इनहिबिटर्स आप ये लिखो, जो उसके अंदर आए थे ना 2017 के अंदर वो हमारे अलग आए थे मतलब, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सारे लिखवा देती हूँ, ठीक है। एक होता है हमारा पियरसिडिन एमो बारबीटोल होता है, टोल होता है, बारबीटोल। फिर एक होता है रोटिनॉन, और ये रोटिनॉन वाला इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ऑप्शन में भी आया था और ये भी उस दिन 2017 का क्वेश्चन देखोगे उसमें ये दोनों लिखे हुए हैं, और लेकिन मोस्टली जो एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज़ रोटिनॉन। तो ये हमारे पियरसिडिन, ये रैप, जैसे ये भी रैप है, ठीक है। रैप हमने कहाँ पे याद किया था, कल लार्वा में याद किया था पॉरीफेरा, तो ये भी हमारा रैप है। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम, जो हमारा सेंटर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का, FES टू यूबिक्विनॉन,
ठीक है। तो यूबी हमें पता है कि हमारे एफ से पहले कॉम्प्लेक्स से हमारे कहाँ पे यूबिक्विनॉन के पास जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ब्रेक डाउन करके किसको देते हैं, एफ को, और फिर वो जाते हैं हमारे यूबिक्विनॉन को। तो ये वाला जो ट्रांसफ़र होता है ना, इसको यहाँ पे हमारे एक्ट करते हैं कौन कौन से, रैप पियर्सिडिन, एम्बिबर्टॉल एंड रोटिनॉन। उसके बाद है हमारा एक और होती है हमारा एंटीमाइसिन ए भी बहुत आती है, वो यहाँ पे आती है, डायमर कैप्रोल एंड एंटीमाइसिन ए। ठीक है, एक एंटीमाइसिन बहुत पूछी जाती है। ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। अब आगे हमारे यूबिक्विनॉन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाते हैं, साइटोक्रोम BC1 को। तो इस ब्लॉक करते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को हमारी एंटीमाइसिन ए और डाइमरकैप्रोल। तो ये कहाँ पे हमारे ब्लॉक करती है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम साइटोक्रोम B to C1। ठीक है, तो ये B से हमारे C1 पे जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को हमारी कौन कर देगी, AD, डाइमरकैप्रोल और एंटीमाइसिन ए। फिर है हमारे एक और है, दैट इज साइनाइड COH2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हमारी इनहिबिट करती हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से हमारे क्या होती हैं, कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। और क्वेश्चन क्या आया था हमारा वहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इनहिबिटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इनहिबिटर ऑफ ETC। तो आपको 4 ऑप्शंस दे दिए। पहला सपोज मैंने दे दिया माइसिन ए, दूसरा मैंने दे दिया रोटिनॉन, और तीसरा मैंने दे दिया साइनाइड, और चौथा मैंने दे दिया कॉलकाइन। तो यहाँ पे आपसे नोट पूछा है, तो एंटीमाइसिन ए भी हमने देख लिया, रोटिनॉन भी देख लिया, साइनाइड भी देख लिया, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कॉलकाइन। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक्स थे, जिसको मतलब समझ आए वो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैम डाउट क्लियर होगी। स्पेसिफिकली ज्योति आप ज़रूर बताना, आपने 2-3 बार कमेंट कर दिया है, तो मुझे लगा मेनली मतलब वैसे इसमें पहले भी किसी को प्रॉब्लम हुई थी, तो जिसको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू।